Everybody is here? नासिर फाइल शेयर करना. Okay. लेट्स स्टार्ट जी, हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स. साजिद उसका नहीं, वो समझ नहीं कर सकता. उसकी वजह मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकता. जब हम कांग्रेस पढ़ेंगे ना, उनकी एनपीसी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकता. ओके, एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं जी. एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट्स की या क्राउन की? सबसे पहले यूके के अंदर अगर हम बात करें तो जो अब एग्जीक्यूटिव पावर से मतलब है एग्जीक्यूटिव मामलात में उनकी क्या पावर्स होती हैं. दैट्स व्हाट इट मींस. नाउ जो यूके का क्राउन है, उसकी एग्जीक्यूटिव मामलात के अंदर जो पावर्स हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक मेजर पावर जो होती है वो है द क्राउन कैन अपॉइंट दी. अपॉइंट का लफ्ज लिखा हुआ है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा लफ्ज अपॉइंटमेंट के बजाय आप प्रेफर कर दें नॉमिनेट्स. अगर आपने अपॉइंट लिखना है तो फिर वो जुमला लिखिएगा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है. ही अपॉइंट्स द पीएम थ्रू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय पार्लियामेंट. लेकिन प्रेफरेबली आप कर दें ही नॉमिनेट्स द प्राइम मिनिस्टर. क्राउन कैन नॉमिनेट द प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, ये कैसे होता है? आप जरा पॉइंट गौर से सुनिएगा. ये पाकिस्तान में भी ऐसे अप्लाई करेंगे, इंडिया में भी ऐसे अप्लाई करेंगे और यूके में ऐसे अप्लाई करेंगे. ये तीनों के अंदर ये आप ऐसा ही मेथड इस्तेमाल करेंगे. होता ये है कि जो यूके है वहां पे जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसको क्राउन कहता है यू शुड फॉर्म द गवर्नमेंट. फॉर्म द गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आप कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर अपना बना लें. वो नॉमिनेट करता है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को कि आप जो है वो गवर्नमेंट बना लें, यानी आप पीएम बन जाए. वो सिर्फ इनवाइट करता है, लेकिन पीएम बनने के लिए उसे फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होता. अब ये बात आपने मुझे बतानी है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोअर हाउस देता है या अपर हाउस. लोअर हाउस, एग्जैक्टली. तो यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स. अच्छा, दूसरी चीज, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोअर हाउस से आता है. लोअर हाउस में से उसने लेना होता है. आफ्टर टेकिंग द लोअर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही बिकम्स और शी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल या एब्सोल्यूट? यस आयशा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. ये अपनी गलतियां खुद चेक करते जाइएगा जी. जहां जहां आप गलत हो रहे हैं तो आपकी वो मेमोरी का थोड़ा मसला जो आ रहा है. सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए वहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी और फिर बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए. सो दिस इज हाउ द क्राउन अपॉइंट्स द पीएम थ्रू द पार्लियामेंट. अच्छा, अपॉइंटमेंट अगला पॉइंट है. अगला पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूं, क्राउन अपॉइंट्स द कैबिनेट ऑन द एडवाइस फ्रॉम द पीएम. पीएम की एडवाइस पे क्राउन अपॉइंट करता है कैबिनेट को. ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम क्राउन अपॉइंट्स द कैबिनेट. और जो बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी वगैरह है या एडवाइजर्स हैं या जो भी हेड्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द क्राउन ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. तो मैंने लिखा यहाँ पे अपॉइंट्स ऑल अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम. रिवर्स कैसे करते हैं? ओके, द क्राउन अपॉइंट्स द अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल से मतलब ब्यूरोक्रेसीज है, हेड ऑफ डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस है. सेम इन पाकिस्तान. सेम इन पाकिस्तान. Appoints PM, appoints cabinet,
appoints other executive officials on the advice of PM. सब कुछ PM। आमना का सवाल, आमना प्लीज क्वेश्चन को पब्लिक कर लें, आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। Can Crown go against the vote of confidence and advice of PM? No. Convention is not. आमना फिर प्राइवेट चला गया आपको बस। अच्छा, the Crown will always have to go with the procedure जी, और प्रोसीजर यही है कि उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता और पीएम की एडवाइस के अगेंस्ट नहीं जा सकता। दिस इज नॉट रिटन थिंग, दिस इज द कन्वेंशन इन यूके एंड देयरफॉर इट इज फॉलोड एज द कॉन्स्टिट्यूशन। साजिद का सवाल सर पीएम का फिर बता दें। यूके पीएम को नॉमिनेट करता है क्राउन और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है लोअर हाउस से वो विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दैट्स व्हाट आई सेड। They hold their conventions very secretly, too secretly, too, Hamza, absolutely. They're traditionalist people, you know, primarily. Britishers. Okay, next point. The next मुल्क इंडिया है, इंडिया में भी सेम एज पाकिस्तान, सेम है। प्लीज टेल मी, आपको ये समझ आ रही है इंडिया, पाकिस्तान और यूके की उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, आर दे क्लियर? ओके, लेट्स मूव जी, यूएस पे जाते हैं। प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव इन यूएस, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड बाय द प्रेसिडेंट। जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट इशू करता है। अच्छा, यहां पे लफ्ज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लीगली तो नहीं लेकिन एक जनरल आइडिया के सेंस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनेंसेस। ये लॉज नहीं होते, बाय लॉज होते हैं जी। उस नॉमिनेट, तमाम पाकिस्तान यूके तीनों में नॉमिनेट लिखेंगे सर। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इश्यूज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विच आर काइंड ऑफ बाय लॉज। वो एक लॉ की फोर्स रखते हैं, लॉ की अथॉरिटी रखते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेसिडेंट इन यूएस मेक्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स लाइक जैसे आपके कैबिनेट है, जैसे आपकी एडवाइजर्स हैं, जैसे हेड ऑफ डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस है। जो यूएस के प्रेसिडेंट है, ही मेक एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स, उनमें कैबिनेट भी अपॉइंटमेंट है जिसमें अंदर वहां कैबिनेट को सेक्रेटरीज कहते हैं, और साथ ही कैन ऑल्सो अपॉइंट द डिफरेंट ब्यूरोक्रेसीज, एडवाइजर्स, डिफरेंट स्टाफ जो है, जैसे एफबीआई का चीफ है, जैसे सीआईए का चीफ है, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ है। तो डिफरेंट एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। Executive orders are temporary? No. Executive orders are the president's orders having the force of law, but they are not temporary. मैंने इसलिए कहा they are not equal to ordinance, but sort of thing. Spoil system में बाद में होगा साजिद, आज उस पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जी सायरा, हम इस पे बाद में करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर। हम क्राइटेरिया तमाम मुल्कों के अंदर जो है वो हम बाद में बात करेंगे, क्राइटेरिया पे भी बात नहीं करेंगे, ठीक है? अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं पावर है क्या, फिर उसकी बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस के अंदर देखिए अभी वो करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सारी चीजों को मैं अलग अलग से करना चाह रहा हूं। इन फ्रांस ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया में है, लेकिन एक बुनियादी फर्क है जो पहली लाइन अगर आप पढ़ें इसको, पहली लाइन से लेकर ये जहां तक मैंने इसको हाईलाइट किया है, यू नीड टू रीड दैट। फ्रांस के अंदर प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट नहीं करता प्रेसिडेंट, ही अपॉइंट्स हिम लिटरली। प्रेसिडेंट बन गया, उसने कहना भाई फलां बंदे को उठाकर पीएम बना दिया, बट जिसको पीएम बनाया उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। जो पीएम अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बट ही कैन बी प्योरली सिलेक्टेड, जुल्फिकार एग्जैक्टली, बट ही कैन बी रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसे उनकी नेशनल असेंबली लोअर हाउस हटा सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, लेकिन उसे इलेक्ट नहीं करती। एक और कंफ्यूजिंग चीज आपके लिए, मैं जानबूझ के कंफ्यूजिंग कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। पीएम को जब चूज करती है, देखें पाकिस्तान, इंडिया और यूके में हमारा पीएम का पार्लियामेंट से होना जरूरी होता है, पार्लियामेंट का मेंबर हो,
हमारे पाकिस्तान के केस में लोअर हाउस से हो, इंडिया यूके में वो कहीं से भी हो सकता है, बट पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है पीएम के लिए। तो जब भी प्रेसिडेंट या क्राउन चूज करेगा, पार्लियामेंट में से कोई बंदा उठाएगा पीएम के लिए। फ्रांस के अंदर पीएम को जब प्रेसिडेंट चूज करता है, ही कैन बी एनीवन, एग्जैक्टली सारा, ही कैन बी फ्रॉम पार्लियामेंट, ही कैन बी फ्रॉम आउटसाइड पार्लियामेंट। वो फ्रांस का सिटीजन हो, बाकी जहां से मर्जी हो, चाहे किसी पीएन को उठाकर बना दे, चाहे वो किसी क्लर्क को उठाकर बना दे, चाहे अपने बेटे को उठाकर बना दे, बेटे बेटी को बना दे, किसी को भी बना सकता है। पार्लियामेंट का मेंबर होना शर्त नहीं है। इज इट क्लियर? मैं प्रेसिडेंट होता तो आपको बना देता, चलें इस तरह से कह लें। यस आरिफ, इट इज। चलो, नहीं उस्मान, किसी एक को जो मुझे ज्यादा पैसे देता उसको बना देता, 10%। अच्छा, एनीवे, सो द क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट, ये पॉइंट मैं रिपीट करता हूं, जरा सुनिएगा गौर से। प्रेसिडेंट कैन हैंड पिक एनीबॉडी फ्रॉम फ्रांस एज द पीएम, पार्लियामेंट के अंदर से भी, पार्लियामेंट के बाहर से भी। पार्लियामेंट के अंदर से होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहेगा और पीएम भी रहेगा, और पार्लियामेंट के बाहर से होगा तो पार्लियामेंट का मेंबर बनना जरूरी नहीं है, ही कैन बी एनीबॉडी, उसे पीएम बना देगा। पीएम बनने के बाद उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लेकिन ही कैन बी डिसमिस्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उसे पार्लियामेंट डिसमिस कर सकती है, लोअर हाउस, सिंपल। हाउ अबाउट 90%? देन यू विन शहबाज। जितना ज्यादा करेंगे आप, उतने चांसेस बनते जाएंगे आप। ओके, बाकी प्रोसीजर सही है जी। ये पॉइंट्स द कैबिनेट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, ये पॉइंट्स अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। आयशा, द मोर द बेटर। ओके, लेट्स गो जी आगे। जो टर्की है, वहां पे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं? द प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव इन टर्की। नो उमर, नो, वी डोंट नीड टू, जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रेसिडेंट टर्की के अंदर जो है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही कैन अपॉइंट कैबिनेट, ही अपॉइंट्स अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स। मैंने फिर यहां पे नोट लिखा जानबूझ के, पेपर में आपने नहीं लिखना, वहां पीएम की एडवाइस नहीं चाहिए, बिकॉज पीएम टर्की में नहीं होता। ये मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे बार बार इसको रिपीट करते हैं। रटा लगा होता है ना, तो तमाम मुल्कों में पीएम की एडवाइस होगी तो टर्की में भी लिख देते हैं, तो प्लीज रटा ना लगाइएगा। सर ये पॉइंट प्लीज ध्यान में रखिएगा, याद है ये चीज? इज इट क्लियर? कोई भी कमेंट नहीं आ रहा, सारे सो रहे हैं। ओके गुड, ब्रेक के बाद सुस्त पड़ गए हम लोग सारे। ओके, आ गया यस मुझे। क्लास होती है ना तो ऊंचा बुलवा लेता है बंदा, सो रहे हो तो जगा लेता है, ऑनलाइन में कैसे जगाएं, ये मसला होता है। ओके गुड उमर, ये पॉइंट। इंडिया पीएम कैन बी फ्रॉम, साजिद उसके बाद में गए। ओके ग्रेट, लेट्स गो जी आगे। चाइना पे चलते हैं, चीन के अंदर देखते हैं क्या होता है। इन चाइना द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्रीमियर, ही अपॉइंट्स द स्टेट काउंसिल ऑन एडवाइस फ्रॉम प्रीमियर। अब जरा सुनिएगा प्लीज, ये स्टेट काउंसिल का लफ्ज है चाइना में जो आपको कंफ्यूज करेगा। अब ये फिर गौर से सुनिए, ये फिर आप गलती करेंगे तो इसलिए गलती ना कीजिएगा। चाइना में कैबिनेट की जगह पे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है स्टेट काउंसिल। चाइना में कैबिनेट की जगह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्टेट काउंसिल। यस, जिस तरह पाकिस्तान में हम उसको कैबिनेट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव सायरा, तो उसमें यहां पे कहते हैं स्टेट काउंसिल। फर्क सिर्फ ये है सायरा, यहां पे उस स्टेट काउंसिल के मेंबर्स में प्रीमियर भी होता है, प्लस वाइस प्रीमियर भी होता है, प्लस बाकी मेंबर्स भी होते हैं। स्टेट, बाकियों को हम स्टेट काउंसलर्स कहते हैं। वहां कैबिनेट मेंबर्स नहीं कहते सायरा, वहां पे ये याद, सारे याद रखिएगा प्लीज, वहां पे स्टेट काउंसलर्स कहलाते हैं।
प्रीमियर, वाइस प्रीमियर्स, स्टेट काउंसलर्स। मिसाल के तौर पर उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उसको हम पाकिस्तान में तो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, बट वहां चाइना की लैंग्वेज में ही इज कॉल्ड स्टेट काउंसलर। वाइस प्रीमियर असद, प्राइम मिनिस्टर जिसको पाकिस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, पाकिस्तान में तो खैर लफ्ज नहीं है, बट प्रीमियर, वाइस प्रीमियर प्लस स्टेट काउंसलर्स। पिछले दिनों शाहमूद कुरैशी साहब ने एक ट्विटर अकाउंट पे लिखा था कि आई हैव मेट हिज आइज द स्टेट काउंसलर फ्रॉम चाइना। वो फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने स्टेट काउंसिल बाकायदा कहा। तो याद रखिएगा, चाइना में वो स्टेट काउंसिल कहलाता है। खुदा न खास्ता आप CSS करके चले गए, फॉरेन ऑफिस में चले गए और वहां पे जाके आपको चाइना के सेक्शन में डाल दिया गया, तो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज इस्तेमाल कीजिएगा, वहां कैबिनेट ना कीजिएगा प्लीज, ये ब्लंडर ना कीजिएगा। याद रहेगी ये बात। VP मतलब वाइस प्रीमियर, बार बार कह रहा हूं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रीमियर। जी, हर मिनिस्टर को वहां काउंसलर ही कहना है। अच्छा, खुदा न खासा को हटा दें, चले बन जाएंगे तो फिर चले जाएगा, बट प्लीज याद रखिएगा ये चीज। इंशाल्लाह चले, आप इंशाल्लाह क्या लें। जी, उम्र एग्जैक्टली उन्हीं के लिए। चलो आगे चलें जी, शुड वी मूव। डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर से मतलब है डिप्लोमेसी से रिलेटेड क्या है। उसामा, आपने सवाल क्या लिखा है, जरा दोबारा पढ़ें। पाकिस्तान में PM प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है। आप शायद उल्टा कहना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट PM को नॉमिनेट करता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो आंसर इज यस, प्रेसिडेंट PM को कर सकता है, बट PM प्रेसिडेंट को तो कहां नॉमिनेट करता है। ओके, लेट्स मूव टू डिप्लोमेटिक पावर्स जी। उसामा, पहले और बाद की बात ही नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है पहले और बाद का। पहले PM इलेक्ट हो फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है। PM के इलेक्शन पे मैं अभी नहीं आया, मैं अभी आऊंगा बाद में PM के इलेक्शन पे। समझ। लेट्स मूव जी, डिप्लोमेटिक पावर्स पे चलते हैं। फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्या पावर्स होती हैं हेड ऑफ द स्टेट्स की, उस पर देखते हैं। असद में 3 दफा कह चुका हूं, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट, आप जब वाइस प्रेसिडेंट का लफ्ज यूज कर रहे हैं, वो स्टेट काउंसिल का पार्ट वाइस प्रेसिडेंट जो चाइना के अंदर है, चाइना के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का जो हम वर्ड यूज करते हैं वो अलग से करते हैं, लेकिन वो उसकी जो कैपेसिटी है वो स्टेट काउंसलर की ही होती है, एज वाइस प्रेसिडेंट नहीं होती उसकी कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैंने प्रीमियर और वाइस प्रीमियर का तरफ से लिखा हुआ। जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बट उसको स्टेट काउंसलर में लें, आप अलग से ना लिखें उसको। ओके, लेट्स मूव जी। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्या पावर्स होती हैं। इन ब्रिटेन, इन UK, द क्राउन अपॉइंट्स डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट से मतलब है एम्बेसडर्स। डिप्लोमेट्स मीन्स की इस तरह की पोस्ट है, वो जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, इसी तरह से एम्बेसडर्स, कॉन्सुलेट जनरल्स, इसी तरह से कोई भी डिप्लोमेटिक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट है वो ब्रिटिश क्राउन करता है। मैं अभी इस पे आऊंगा जी कि ये कौन करता है, इस पे हम बाद में बात करेंगे सायरा, बिल्कुल आखिर में जाके, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्राउन जो है उसकी एक और डिप्लोमेटिक पावर ये है दैट शी साइंस द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, और ऑल द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर साइंड इन हर नेम। या क्राउन के नाम पे साइन होते हैं ट्रीटीज, या वो खुद साइन करती है। तो दो पावर्स, अपॉइंटमेंट की पावर है और ट्रीटी साइन करने की पावर है। ऑब्वियसली तमाम PM के, पार्लियामेंट्री सिस्टम में तमाम PM के एडवाइस पर होता है। यस, ट्रू। इंडिया में पाकिस्तान इंडिया में चले जाएंगे, सेम पावर्स, तमाम मुल्कों में सेम पावर्स हो।
presidents or crown, they have the power to appoint diplomats and they sign treaties and agreements, या treaties उनके नाम पे साइन होती हैं। एक पॉइंट ज़हन में रख लें, तमाम वो मुल्क जहां पे प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद हैं या प्रीमियर मौजूद हैं, ये डिसीजन किया जाता है ऑन देयर एडवाइस। किन मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप जल्दी बताइएगा मुझे, कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है? टर्की में नहीं है और यूएस में नहीं है। गुड, टर्की एंड यूएस। तो उनके अलावा तमाम में लिखेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, जो भी है। आगे चलते हैं, मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स, द मिलिट्री से रिलेटेड क्या पावर्स होती हैं? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिलिट्री ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट मिलिट्री ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं। मिलिट्री ऑफिशियल से मतलब है जो मिलिट्री की रैंकिंग्स होती हैं। अब ये कल जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, ये भी अपॉइंटमेंट अप्रूवल प्रेसिडेंट से आती है पाकिस्तान में। सो इन ब्रिटेन, क्राउन अपॉइंट्स मिलिट्री ऑफिशियल्स, शी हैज द पावर टू मोबिलाइज ट्रुप्स, वो ट्रुप्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, यानी फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। एंड शी इज आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होती हैं ऑफिशियली। यस, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिश की क्राउन जो है वो नॉमिनल पावर है, बिकॉज बाय नाम ही होती हैं ये सारी के सारी पावर्स। पाकिस्तान में भी सेम है, इंडिया में भी सेम है, यूएस में भी सेम है, तमाम मुल्कों में सेम है। अच्छा, मैंने तमाम मुल्कों में कमांडर इन चीफ लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है जी टाइटल डिफरेंट है। पाकिस्तान में जैसे सुप्रीम कमांडर का लफ्ज़ है, सो टाइटल डिफरेंट हो सकता है, बट दे ऑल हेड द आर्म्ड फोर्सेस। आप ऐसे लिख दीजिएगा, बजाय कमांडर इन चीफ लिखने के आप इसमें कह दे हेड द आर्म्ड फोर्सेस। ये एक जनरल वर्ड हो जाएगा, ताकि हर मुल्क का टाइटल डिफरेंट हो जाता है। तो मिलिट्री ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट, जी इट इज इंपॉर्टेंट अमीर हमजा, एग्जैक्ट टाइटल ना भी याद हो तो जनरल लफ्ज होना जरूरी है। एमसीक्यूज में आ जाता है ना कभी कभी अमीर हमजा, इसलिए। मिलिट्री ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स, फोर्सेस की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, और कमांडर इन चीफ का होना ये जरूरी है। हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस का होना, तमाम मुल्कों के अंदर ये चीज है। जहां जहां पीएम है, ये डिसीजन होंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ये बात याद रहेगी, जहां जहां पीएम है, ऑल दी डिसीजंस शैल बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। आसान चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जुडिशियल पावर्स, मैं जरा इसको बड़ा कर दूं। ठीक है, अब आप करें। अच्छा, ओके, साजिद ने पूछा मूवमेंट ऑफ फोर्सेस विद द कंसेंट ऑफ लोअर हाउस। नो नो, ओनली एट एडवाइस ऑफ पीएम। मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वार नहीं होती साजिद। मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है हमने टर्की भिजवानी है, हमने चाइना भिजवानी है, हमने सऊदी अरेबिया भिजवानी है, तो ये मूवमेंट का मतलब ये होता है। तो ये प्रेसिडेंट करता है सारी इख्तियारात ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। यस, लाइक इन यमन, एग्जैक्टली, तमाम मुल्कों में इट्स देयर इन ऑल स्टेट्स। असद चाइना में भी ऐसा ही है। जुडिशियल पावर्स पे जाते हैं, लास्ट पावर्स हैं जी। जुडिशरी से रिलेटेड क्या पावर्स होती हैं? इन यूके द क्राउन हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड क्लेमेंसी। अमीर हमजा, अब पता चलेगा आप कितने ब्रिटिशर्स हैं। पार्डन का तो हमें पता है, माफी। रिप्रीव और क्लेमेंसी, क्या फर्क होता है इनमें? लॉ वाले बताएं, शहबाज, जितने आप में से वकील हजरात हैं, क्या फर्क है पार्डन, रिप्रीव और क्लेमेंसी में? आई अंडरस्टैंड इट विल टेक सम टाइम, बट आप लें टाइम और मुझे लिखकर बताएं। अभी बताते हैं जी, फिर हम बात करते हैं। रिप्रीव सजा कम करना, अमना बिल्कुल ठीक कहा आपने। पार्डन में क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा प्लीज सारे। माफी, क्लेमेंसी इज रिड्यूसिंग पेनल्टीज फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम। अच्छा, पार्डन इज कंप्लीट फॉरगिवनेस। अमीर हमजा, फिर क्लेमेंसी में और रिप्रीव में क्या फर्क होता है? नो, आई डोंट थिंक रिप्रीव इज डिले। टेम्परेरी नहीं होती अमीर हमजा। इज इट नॉट रिप्रीव? रिप्रीव इज नॉट रिडक्शन।
आर यू श्योर अमीर हमजा? लेट मी जी असद वो उस पे आएंगे ट्रम्प पे। अभी यूके में देख रहे हैं जरा, यूके में। अच्छा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जी, मैं शेयर करता हूँ। मैं इसको करता हूँ, हो सकता है मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। पार्डन मीन्स दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम, यू रिमेन कन्विक्टेड, आप मुजरिम ही हैं, बट योर पेनल्टी इज वेव्ड, आपको जो पनिशमेंट है वो खत्म कर दी जाती है। रिप्रीव इज रिडक्शन इन पनिशमेंट। आप मुजरिम हैं, आपको सजा हुई है, बट सजा खत्म नहीं हुई, इट इज लाइक आपको कम कर दी गई है। क्लेमेंसी, मेरा ये ख्याल है, इट इज लाइक डिक्लेयरिंग somebody innocent when your punishment is not only removed, you are declared innocent. Is it true or not? क्लेमेंसी को मुझे करेक्ट कीजिएगा। अब अमीर अफजल, मैं इसको खोल के नहीं पढ़ सकता, इसलिए नो कमेंट्स ऑन दैट। खैर एनी हो जी, बट पार्डन, रिप्रीव एंड क्लेमेंसी, ये लीगल मीनिंग देख लीजिएगा जी। जो yes, but pardon means okay Amir Hamza, let's trust lawyers. It means reprieve is a temporary suspension and clemency is reducing penalty. Good, ठीक हो गया जी। pardon means सजा खत्म करना, reprieve means temporarily suspend करना, and clemency means clemency means it is reducing the penalty. ठीक हो गया, आप सजा कम कर दें सर। Okay, next, यूएस में, in US the president has the power to grant pardon. आप यूएस में चले जाइएगा जी प्लीज। यूएस में the president has the power to grant pardon, माफी का ऐलान, जैसा भी बताया ऊपर असद ने। वहां पे उन्होंने फिलन नाम था ना उनका, फुलन है, ये फिलन है, जो भी है, उसको जो उन्होंने पार्डन किया है ट्रंप ने। The president can grant pardon to anybody, किसी को भी पार्डन दे सकता है। और यस फिलन, आपको पता है, आप सारे इसी पॉइंट पे, granting pardon one of the few un-Islamic laws in our constitution. Amir Hamza, I have no authority to judge a law Islamic or un-Islamic. मैं शायद इस पे शायद कमेंट ना कर पाऊँ, बिकॉज मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा करना। अच्छा, लेकिन एनीहो, बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ट्रंप के खिलाफ पार्डन मीन्स व्हेन यू वेव द पनिशमेंट, सजा खत्म कर देते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। शहबाज, थैंक यू। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रंप के ऊपर एक केस चला था एफआईए के हवाले से, और उस केस के अंदर एफआईए कह रहा हूँ, उनकी अपनी एफबीआई का एक केस चल रहा था। उसके बाद इल्ज़ाम था कि शायद ही मेड अ क्राइम बाय इंटरवीनिंग समवेयर, एक इशू था। तो ट्रंप को जब चल रहा था तो उसको पूछा गया सवाल, आर यू नॉट थ्रेटन्ड बाय द पनिशमेंट, क्या तुम्हें अगर पनिशमेंट हो जाएगी तो आर यू नॉट फियरिंग दैट? तो ट्रंप ने कहा, इफ आई एम कन्विक्टेड आई हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी माफ कर सकता हूँ। He literally said it. So, president in US can grant pardon to anybody. Yes, यूक्रेन के हवाले से। अच्छा, now, and that was not illegal, obviously. जी हमजा, ऐसा ही है, पार्डन हमेशा प्रेसिडेंट ही दे सकता है, ये शायद रखिए हमेशा प्रेसिडेंट। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, ये पाकिस्तान और इंडिया में पीएम की एडवाइस पे होती है, और इंडिया में, यूएस में वो किसी की एडवाइस के बगैर नहीं होती, याद रखिएगा। ओके, इन पाकिस्तान अगर आप देखें, द प्रेसिडेंट हैज द रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट में एक रोल होता है प्रेसिडेंट का। वो रोल क्या है हम बाद में जाके पढ़ेंगे, बट ही हैज अ रोल इन दैट। जी मुस्तफा, पाकिस्तान इंडिया में ये ग्रांट पार्डन पीएम की एडवाइस पे, तो पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी पीएम की एडवाइस पे होती है, बट वो प्रोसीजर हम बाद में जाके पढ़ेंगे, या शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं पे।
इंडिया में द प्रेसिडेंट ग्रांट्स पार्डन, ही आल्सो अपॉइंट्स जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, वहां भी पीएम की एडवाइस पे जजेस अपॉइंट करता है, वहां भी एक रोल होता है। यूएस में ग्रांट पार्डन, जी अमीर हमजा, यस दैट्स ट्रू। अमेरिका में ऐसी इम्यूनिटी नहीं है अमीर हमजा, वहां पे अमेरिका में ऐसी इम्यूनिटी नहीं है। सो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ग्रांट्स पार्डन एंड अमेरिकन के अंदर द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स जजेस। अच्छा, अमेरिका में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, वहां पे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए होती। अब आते हैं फ्रांस के अंदर, ये प्लीज गौर से सुनिएगा, फ्रांस वाला काम आपको थोड़ा तंग करेगा। जी साजिद, एग्जैक्टली ये फ्रांस वाला पॉइंट जरा प्लीज देखिएगा जी। इन फ्रांस प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, वो पार्डन कर सकता है, लेकिन साथ ही एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स 1/3 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। अच्छा, फ्रांस के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले बच्चे हैं दे नीड टू रीड दैट जी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां पर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के टोटल मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के टोटल मेंबर्स होते हैं 9। उन 9 में से आउट ऑफ दोज 9 1/3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो 9 का 1/3 कितना होगा? व्हाट विल बी द 1/3 ऑफ 9? 3। यस, 3 मेंबर्स। सो 9 में से 3 मेंबर्स जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रांस। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल क्या होती है? आप में से किसी ने सवाल नहीं पूछा, चलो मैं खुद ही बता देता हूं। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, एनी इशू pertaining to the interpretation of the constitution shall go to constitutional council। अगर मामला ऑर्डिनरी लॉ का होगा इट शैल गो टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स, बट अगर मामला कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा इट शैल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। जैसे मामला आ जाए कि फलां आइन के आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन क्या है, तो वो मामला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में। अगर मामला आ जाए किसी लॉ से रिलेटेड तो वो मामला जाएगा ऑर्डिनरी कोर्ट्स में होगा। यस सर, एग्री, इट डिसाइड्स ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यस, और उस काउंसिल के 9 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। बाकी कहां से आते हैं ये हम बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं टर्की के अंदर। टर्की में प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, ही आल्सो अपॉइंट्स जजेस ओवर देयर। जो जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड लास्टली द चाइना वेयर प्रेसिडेंट ग्रांट्स पार्डन एंड ही आल्सो अपॉइंट्स द जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, प्रीमियर। वहां पे बड़े मजे की बात यह है कि जो है चाइना है, वहां जजेस के लिए उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहते हैं पीपल्स सुप्रीम कोर्ट। पीपल्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके जजेस को अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रीमियर, उसकी एडवाइस पे वो कर होता है। मैं दोबारा करता हूं जी, एक दफा ये क्वेश्चन ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, एक तो क्वेश्चन प्लीज आप पब्लिक किया करें, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि मुझे वो ना फिर बच्चों को दोबारा पढ़ने पड़ते हैं। फ्रांस हैज ड्यूअल कोर्ट सिस्टम, पब्लिक के लिए अलग, गवर्नमेंट के लिए अलग, काउंसिल काउंसिल इज अनदर काउंसिल। रिमशा, इस पे मैं आखिर में जाके बात करूंगा, बट इन सिंपल वर्ड्स यस। जो रिमशा का सवाल अगर किसी को समझ नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन दैट एट द एंड जी, इस पे बाद में बात करेंगे, बट आंसर इज यस। फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं जी वो 9 मेंबर्स होते हैं, और उन 9 में से 1/3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक कमेंट आया जी, मैं चाहूंगा आप में से बच्चे जवाब दें। उसने लिखा फ्रांस में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, तो व्हाट विल बी योर आंसर? चलो मैं खुद बताता हूं, वहां पे होता है जुडिशियल रिव्यू, वहां पे जुडिशियल रिव्यू होता है, लेकिन वो एक्सरसाइज कोर्ट नहीं करती, वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल डज इट, नॉट द कोर्ट्स। Supreme Court name in China is named People's Supreme Court. जी सायरा, एग्जैक्टली। सो चाइना में नाम है पीपल्स सुप्रीम कोर्ट जी।
लास्ट पार्ट ऑफ द चार्ट जी, लास्ट जो मेन डिबेट है चार्ट्स के वाले से, उस पर लग जाऊं जी। हमजा ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके, ये नीचे नोट पढ़े जी सारे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बिल्कुल लास्ट जो हेडिंग नीचे लिखी हुई नजर आ रही होगी आपको। एवरी डिसीजन, अब ये पहला यूके का है, एवरी डिसीजन टेकन बाय द क्राउन इज ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। यूके में तमाम डिसीजन जो प्रेसिडेंट लेता है, प्रेसिडेंट वो क्राउन, वो पीएम की एडवाइस पे होता है। ब्रिटिश क्राउन इवन सिग्नेचर भी बिल के ऊपर खुद नहीं करती। इवन द सिग्नेचर ऑन द बिल्स आर डन बाय द कैबिनेट मेंबर्स। All decisions, each and every decision of the crown is taken by the crown on the advice of PM. खाना का मेन्यू भी वही डिसाइड करता है भाई, सिग्नेचर भी क्राउन का मिनिस्टर कोई कर लेता है। मेरी अपनी जाती डिक्शनरी में ब्रिटिश क्राउन कैन ओनली ब्रीथ, वो सांस ले सकती है अपनी मर्जी से और कुछ नहीं कर सकती। इतनी मासूम इनोसेंट होते हैं वहां पे जाके। उनके कलर्स, उनकी सैलरीज कुछ भी नहीं कर सकते वो, एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड। एनीवे, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश क्राउन कैन ओनली ब्रीथ, वो सांस ले सकती है और कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट, पाकिस्तान में नो नो नो, क्राउन नहीं नहीं, नोबल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बड़ा पावरफुल है, क्राउन के पास ये पावर नहीं है, क्राउन के पास ये पावर नहीं है। रिमशा पैसे होते हैं पर उनके अपने नहीं होते। वो कोहिनूर मरेगी तो उसके खानदान में नहीं जाएगा, अगले बादशाह के पास जाएगा। वो ये भी नहीं ऑन कर सकते। इवन ड्रेस कोड अपनी मर्जी का नहीं कर सकते, आपको बता तो रहा हूं, अपनी मर्जी का ड्रेस भी नहीं पहन सकते। हमारा प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से शेरवानी तो पहन सकता है जी, आरिफ एग्जैक्टली। बस एक जुमला, शी कैन ओनली ब्रीथ, वो सांस ले सकती है बस। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में एवरी डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट इज ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। हमारे प्रेसिडेंट का हर डिसीजन पीएम की एडवाइस पे होता है, बट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साइन खुद कर लेता है, अपना ड्रेस को डिसाइड कर लेता है, बहुत सी चीजों का, बट थोड़ी सी पावर ज्यादा होती है सारा। इंडिया में सेम एज पाकिस्तान, वो बड़ा नॉमिनल होते हैं सारे। अच्छा, तीनों मुल्कों में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। व्हाट इफ शी इज रिफ्यूजेस, अगर वो ना करे तो? वो करती ही नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। यूके, पाकिस्तान और इंडिया में क्राउन की पावर्स नहीं होती, क्यों नहीं होती? यस, समझा ट्रू, क्यों नहीं होती? अगर आपसे कोई पूछे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से, व्हाई क्राउन एंड द प्रेसिडेंट डू नॉट हैव पावर्स? यस आयशा, वी आर पार्लियामेंट्री सिस्टम जी। बिल्कुल ठीक आयशा, आयजा, आप लोगों ने। अब पाकिस्तान इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट हैज नॉमिनल पावर्स, सिंबॉलिक पावर्स होती हैं। गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। यूएस में, यूएस का नोट चेक करें। ऑल प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स रिक्वायर कंफर्मेशन बाय सेनेट। प्रेसिडेंट जितनों को अपॉइंट करता है, कैबिनेट को, मिलिट्री को, एम्बेसडर्स को, जजेस को, ऑल अपॉइंटमेंट्स दैट ही मेक्स नीड टू बी कंफर्म्ड बाय सेनेट। सेनेट की कंफर्मेशन होती है वहां पर। असद, बिकॉज अमेरिका में बायपार्टिजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली वहां पे हो जाती है अपॉइंटमेंट्स। सेकंड, और जब असद, इसी तरीके से जब ट्रंप आया था शुरू में, तो मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस वक्त डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी नहीं थी, आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन ओबामा के जमाने में रूट उसकी रिपब्लिकन की मेजॉरिटी थी। डेमोक्रेट्स जब भी आते हैं वहां सेनेट में मेजॉरिटी रिपब्लिकन की होती है। एटलीस्ट ओबामा के जमाने में भी ऐसा ही था। कमिंग बैक टू द पॉइंट, दूसरी चीज, लेकिन अच्छा एक पॉइंट सुनिएगा प्लीज। आम गलती बच्चे यहां पे ये करते हैं कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की लिखते हैं, अप्रूवल चाहिए होती है सेनेट से। लफ्ज अप्रूवल नहीं लिखेंगे आप, लफ्ज हमेशा एक ही यूज करेंगे, कंफर्मेशन। नेवर राइट द वर्ड अप्रूवल, ऑलवेज राइट द वर्ड कंफर्मेशन। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, सेनेट के बजाय लिख देते हैं, सेनेट के बजाय लफ्ज देते हैं कांग्रेस की अप्रूवल या कांग्रेस की कंफर्मेशन। नो जी सारा, यस, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स रिक्वायर कंफर्मेशन बाय कांग्रेस, नहीं, बाय सेनेट ओनली। दूसरी चीज, ऑल ट्रीटीज साइंड बाय द प्रेसिडेंट और बाय द कैबिनेट एंड ऑल दैट
the major treaties, not all, major treaties signed are required to be ratified by the Congress. तमाम मेजर ट्रीटीज जो साइन करता है प्रेसिडेंट या उसकी कैबिनेट, दे नीड टू बी रेटिफाइड यानी अप्रूव्ड बाय कांग्रेस. जी एग्जैक्टली अमीर हमजा, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन. ट्रू. सो ट्रीटीज जितने भी प्रेजेंट करेगा उसकी अप्रूवल चाहिए होगी कांग्रेस से, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रीटी हो, फ्री ट्रेड की हो, सिक्योरिटी की हो, कुछ भी हो, वो अप्रूवल चाहिए होती है वहां. फ्रांस में एवरी डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम. चाइना के अंदर प्लीज, जी सायरा एग्जैक्टली यस, प्लीज अगला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चाइना में मैंने लिखा हुआ है जी. प्लीज इसको गौर से पढ़ें और 2 बार पढ़ें और आंखें खोल के पढ़िएगा प्लीज, बंद करके नहीं पढ़नी. All decisions taken by the president in China must be approved by NPC and Standing Committee of NPC. मैंने कहा प्रीमियर की तो एडवाइस चाहिए होती है, लेकिन तमाम प्रेसिडेंट के जो डिसीजंस हैं वो प्रीमियर के अलावा एनपीसी की अप्रूवल चाहिए, और एनपीसी के अंदर एक कमेटी होती है जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं. इट्स अप्रूवल इज must. Is it clear? चाइना के प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स सेम वही है 7 जो पाकिस्तान के अंदर है, सेम है. स्टैंडिंग कमेटी, यस सुल्फिकार लिखा हुआ है यहाँ पे. लास्ट पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय NPC and the Standing Committee of NPC. This is all about the presidency. प्रेसिडेंट पे कोई सवाल है तो पूछें, फिर मैं एक पॉइंट पे जाऊंगा. Head of the Standing Committee is Premier or President? Premier. सायरा. Which head of state is the most powerful? आरिफ ने पूछा जी सवाल. Anybody who wants to give? Turkey has no note. मुस्तफा, Turkey has no note. Yes. एनपीसी असमा नेशनल पीपल्स कांग्रेस. आरिफ का सवाल का कोई जवाब देना चाहिए जी प्लीज. यूएस. ट्रंप. ट्रंप के आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लिखा है मुस्तफा आपने. अच्छा रॉन्ग आंसर जी, टर्की. रॉन्ग आंसर है, 7 बिल्कुल ठीक आपने, टर्की है. क्यों? अमेरिका का प्रेसिडेंट जब भी कोई अपॉइंटमेंट करेगा सेनेट से अप्रूवल लेगा. टर्किश प्रेसिडेंट को अप्रूवल की जरूरत नहीं है. कौन पावरफुल हुआ? एक सवाल है जी, व्हाट इज स्टैंडिंग कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी क्या है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा नीचे जी. स्टैंडिंग कमेटी को अभी हम लेजिस्लेचर पे आने लगे, उस पर बात करते हैं. एर्दोगन, सुपरमैन. इज देयर एनी कंडीशन टू अपॉइंट प्रीमियर? साथ कंडीशन से मतलब ऐसा कंडीशन तो नहीं होती, बट प्रीमियर हैज टू बी द मेंबर ऑफ द एनपीसी. एनपीसी का मेंबर होना जरूरी होता है उसके लिए, ऐसा और कोई कंडीशन नहीं होती. वैसे यूजुअली हैंड पिक्ड होता है वो प्रेसिडेंट का. जी टर्की में इंपीचमेंट होती है, प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट होती है. अब लेट मी गो जी, इस पे एक कमेंट और कर लूं, फिर हम लेजिस्लेचर्स पे जा रहे हैं. जरा प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से. मैंने आपको इसके बाद नीचे लेजिस्लेचर पे जा रहा हूं. मैं प्राइम मिनिस्टर्स नहीं पढ़ा रहा. प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स क्या होंगी? अगर आज पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स, तो वो कौन सी होंगी? एनी गेस, वाइल्ड गेस? देखें एग्जैक्टली अली हमजा, सेम पावर जो प्रेजेंट की हैं वो सारी पावर्स बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की होती हैं. क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट ने डिसीजन करना होता है वो पीएम की एडवाइस पे करता है. तमाम ये पावर्स जो मैंने लिखी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तमाम पावर्स ये प्रेसिडेंट करता है अंडर एडवाइस ऑफ पीएम. अगर सवाल पीएम पे आ जाए तो आप लिखेंगे पीएम डज इट थ्रू प्रेसिडेंट बाय गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. ये सारी पावर्स उसकी होती. यस
जी सायरा, दैट्स द पॉइंट. All these powers are actually exercised by the government, although theoretically. जी अमीर हमजा लाजमी ले रखेंगे, लाजमी ये लिखेंगे बात. Having weapons of mass destruction over, no, ये नहीं लिखेंगे आप. Puppet, yes, Nobel. President is more like a puppet. Okay जी, let's go to legislature. अगले चलते हैं, legislature पे चलते हैं. Let's go to legislatures. क्या legislatures के नाम क्या हैं? अगर आप देखें यहाँ पे यूके है, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, फ्रांस, टर्की, ये जो भी मुल्क आपको नजर आ रहे हैं. ओके, यूके में लेजिस्लेचर का टाइटल है पार्लियामेंट, लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. जी एग्जैक्टली. यूके, यूएस और टर्की में प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाएगी वहां पे. अच्छा, कमिंग बैक टू द पार्लियामेंट. यूके में पार्लियामेंट कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. पाकिस्तान में पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट. इंडिया में पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. यूएस, फ्रांस, टर्की, ये सारे नाम बता चुका हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में. इस पर आप कर सकते हैं खुद. क्या हुआ? ओके, ठीक हो. ओके, ये टाइटल याद रहेंगे. ओके, we'll try again. ओके, अब कंपोजिशन पे जाते हैं जी. कितने मेंबर्स होते हैं? अब मैं लोअर हाउस पे स्टार्ट कर रहा हूँ. लोअर हाउस के मेंबर्स कितने हैं, कंपोजिशन क्या है? यूके में 650, पाकिस्तान में 342, इंडिया में 543, यूएस में 435, फ्रांस में 577, टर्की में 600, चाइना में 2980. जल्दी से बताएं लार्जेस्ट लेजिस्लेचर किसकी है? चाइना. स्मॉलेस्ट लेजिस्लेचर किसकी है? पीके. पीके मूवी ना लिखा करें, पीए के लिखा करें. पीके से मतलब कुछ और ही होता है. ओके, गुड. नीचे चलते हैं. आसान है कंपोजिशन. अच्छा, ये इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है जी. प्लीज दरमियानी नहीं पूछनी. एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक डिबेट है थोड़ी, आप ज़रा ध्यान रखिएगा. आप मिसाल देता हूँ कोई छोटी सी. आप में से चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले बच्चे कोई हैं ज़रा प्लीज़ आज का करें, मुझे पता चले कौन कौन से बच्चे हैं, मैं हिसाब से ताकि बात किया करूँ. जी जी. अच्छा, आप मुझे, आप लोगों ने बताना है जी ज़रा एक चीज़ सर. आप फ्रांस के अंदर आ गई, मुझे समझ आ गई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले बच्चों, अभी पूछता हूँ जरा आपको. अच्छा, फ्रांस के अंदर लिखा हुआ है 577. ये जो 577 है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैक्सिमम ऑफ 577. पाकिस्तान में लिखा है फॉर एग्जांपल 342 मेंबर्स होंगे, फ्रांस में लिखा है मैक्सिमम 577. क्या मतलब होता है मैक्सिमम 577 का? हमारे लिखा है देयर शुड बी 342 मेंबर्स, वहां लिखा है मैक्सिमम. यस ज़ारा, दे कैन बी लेस. जी एग्जैक्टली. अच्छा, अब अगला सवाल. पाकिस्तान में कोई बंदा एमएनए मर जाए, रिजाइन कर दे, उसका री इलेक्शन होगा उसकी जगह पे? सीट रीफिल होगी? यस, बिकॉज टोटल नंबर्स हमने पूरे करने हैं. उस नंबर्स हमें पूरे करने हैं, नंबर इक्वल टू. लेकिन फ्रांस में री इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होते हैं वहां पे नहीं होते, बिकॉज सीटें कम भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जैक्टली, दैट वाज द मेन पॉइंट जी. अगर आपको पता था तो ठीक है, नहीं पता था वेकअप. हैंड पिक नहीं होते ही नहीं है वहां पे, इलेक्शन होती नहीं. ओके,
इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर पुलिस? हमजा, पुलिस के लिए सिर्फ एक बात पता हो, पुलिस के लिए डंडा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपने बाद में लिखा है, पता नहीं पॉलिटिकल साइंस को आपने पुलिस कैसे बना दिया लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल साइंस में होना जरूरी नहीं है पता। अच्छा, मैं इसको रिपीट करता हूं जी। इन फ्रांस मैक्सिमम ऑफ 577 मेंबर्स आर देयर। इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल टोटल नंबर शुड बी 342। हर मुल्क के अंदर डिफरेंट है, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले जरा इस नंबर को एहतियात से देखिएगा प्लीज। ओके, लेट्स गो टू टर्म। टर्म पे जाते हैं। टर्म से मतलब यह है कि कितने टाइम के लिए इलेक्ट होता है। हम स्टार्ट करेंगे यूके से। यूके का लोअर हाउस 5 साल के लिए, 5 साल। अमेरिका के अंदर लोअर हाउस इज ओनली फॉर 2 इयर्स, बाकी तमाम मुल्कों में 5 साल है। मेरे ख्याल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। तमाम मुल्कों में 5 ईयर्स के लिए लोअर हाउस सेलेक्ट होता है और अमेरिका में 2 साल के लिए होता है। सिंपल, ना इसकी कोई रॉकेट साइंस है ना इसकी साइंस है, तो बस आपने ये लिखना है। तो लोएस्ट जो टर्म है वो अमेरिका के अंदर लोअर हाउस की है। अमेरिका के लोअर हाउस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर हाउस? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नो साद, नो, दैट्स नॉट द केस। अमेरिका में 4 साल नहीं है। मेरा प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल कि 4 साल की टर्म है जैसा आप कह रहे हैं। प्लीज मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले भी करेक्ट कीजिएगा। इज इट 4 ईयर्स और उसको बाद मिड टर्म कहते हैं? यस, मेरा ख्याल है यही है साथ के इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली 2 ईयर्स, मेरा यही ख्याल है। बट प्लीज अगर बाकी लोग भी कमेंट कर लें गूगल के बगैर। इट विल एंड बाय 5:30, खत्म हो जाएगी उस। चलें जी, मैं इसको खुद वेरीफाई भी कर लूंगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बट देख लेंगे। नो 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 नो, सारा ऐसा नहीं है, सारा बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाफ मेंबर्स नहीं होते, पूरे मेंबर्स होते हैं। हाफ मेंबर्स नहीं है। बट इट्स 2 ईयर्स एनीवे। अच्छा, टर्म की बात होगी, आगे चलते हैं क्वालिफिकेशंस पे। नाउ क्वालिफिकेशंस का मतलब यह है हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस का मेंबर कौन बन सकता है? तमाम मुल्कों में मिनिमम एज 25 चाहिए। तमाम मुल्कों में 25 एज चाहिए। पाकिस्तान, अब फिर यूके के अंदर शुरू कर रहे हैं, ही मस्ट बी अ सिटीजन। सिटीजन होना चाहिए बाय बर्थ। सिटीजन की शर्त दुनिया में कहीं नहीं है जी। पाकिस्तान के अंदर, सॉरी, ये जो हमारे कोर्स में स्टेट्स हैं इनमें बाय बर्थ सिटीजन होना जरूरी नहीं है लोअर हाउस का मेंबर बनने के लिए। नॉट कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, कन्विक्टेड ना हो, नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई सरकारी मुलाजिम ना हो। सिंपल। ऑलमोस्ट तमाम मुल्कों में सेम क्वालिफिकेशन है सवाई अमेरिका के। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में आर्टिकल 62-63 भी है। यानी लोअर हाउस का मेंबर बनने के लिए अगर आप मुसलमान हैं तो पक्के मुसलमान होने चाहिए, कभी झूठ ना बोला हो, हमेशा अमीन रहे हों, और इस सादे को अमीन रहे हों, और फिर आपने पक्के मुसलमान हो। मेरे मतलब लिखा हुआ है उसमें, यू मस्ट बी अ काइंड ऑफ, मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का लफ्ज़ लिखा हुआ है आपके लिए। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का लफ्ज़ है, यानी आपने कभी नमाज ना छोड़ी हो, रोज़ा कभी ना छोड़ा हो, इस तरह की चीज़ें, मतलब ये होती हैं। ट्रू मुस्लिम जो भी हैं सब। अच्छा, उसके बाद एक डिफरेंट है यूएस में। यूएस में एडिशनल शर्त ये है दैट ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द यूएस फॉर 7 ईयर्स। यूएस में लोअर हाउस का मेंबर बनने के लिए 7 साल तक यूएस के रेजिडेंट रहे हों। फिर टर्की में डिफरेंट है, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द प्राइमरी एजुकेशन। वहां पे टर्की में प्रेसिडेंट के लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए? यस, हायर एजुकेशन।
लेकिन जो है वो नीचे आपको यूनिवर्सिटी मतलब जो अच्छा टर्की में लोअर हाउस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर हाउस इन टर्की जहां पे प्राइमरी एजुकेशन चाहिए? एग्जैक्टली वहां नो लोअर हाउस जी, एक ही हाउस है और उसका नाम है जीएनए, वन हाउस। जी गुड, यही चेक कर रहा था आप जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे। चाइना में भी ऑलमोस्ट सेम है, रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है, दैट्स अ सिंपल आइडिया। यस अभी हमजा से एक कंफ्यूज करता है। हमजा 2 इयर्स के बाद इलेक्शन, तो वो भी कह रहे हैं बच्चे होते हैं, बट वो कहते हैं 4 साल का होता है, 2 साल के बाद इलेक्शन सिर्फ होते हैं। बच्चे ये कहना चाह रहे हैं टर्म 4 साल है लेकिन इलेक्शन 2 साल बाद होते हैं, ये बच्चे ऐसे कह रहे हैं, तो वी विल सी दैट इंशाल्लाह। अच्छा इलेक्शन पे जाते हैं। तमाम मुल्कों में डायरेक्ट इलेक्शन हैं सिवाय चाइना के अंदर। डायरेक्ट इलेक्शन से मतलब ये है कि पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस तमाम मुल्कों में, लेकिन फ्रांस के चाइना के अंदर दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। फिर इनडायरेक्टली कौन उनको इलेक्ट करता है? तो ये लाजमी लिखिएगा जी, इन चाइना द लोअर हाउस, ये सॉरी द एनपीसी, in China the NPC is elected by, in China the NPC is elected by the local government, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं, यानी रीजनल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, देन बाय द ऑटोनमस रीजन्स एंड बाय द PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, रीजनल गवर्नमेंट्स जिनको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और ऑटोनमस रीजन्स जो हैं जैसे सिंकियांग वगैरह हैं, दे एक्चुअली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ एनपीसी। अवाम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, काउंसिल्स इलेक्ट करती हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द एनपीसी वहां पे। बाकी तमाम मुल्कों में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं सॉर्ट ऑफ। इज इट क्लियर? लेट्स गो टू द इलेक्शंस, सॉरी पावर्स पे जाते हैं थोड़ा। जी साथ एग्जैक्टली चाइना के अंदर, जी रिपीट कर देता हूं, चाइना के अंदर जो मेंबर ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैं, जिनकी लेजिस्लेचर है, उसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अवाम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, बल्कि उनकी लोकल गवर्नमेंट्स यानी रीजनल गवर्नमेंट्स, उनकी ऑटोनमस रीजन्स और उनकी जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो सारे जो है वो इलेक्ट करते हैं चाइना के अंदर। लेट्स गो टू द फंक्शंस एंड पावर्स। लोअर हाउस के फंक्शंस या पावर्स क्या होते हैं? जो लेजिस्लेचर की पावर्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं, वही पावर्स यहां पे आएंगी, बट हम उसको यहां पढ़ते हैं। वही फंक्शंस एंड पावर्स आपको मैंने कहा था पढ़ के आइएगा, अगर आपने पढ़े हो तो वही होते हैं। लोअर हाउस हैज द पावर टू मेक लॉ, टू अमेंड लॉ एंड टू रिपील लॉज अलॉन्ग विद द अपर हाउस। ये बताया था मैंने आपको पहले, अगर आपको याद हो तो। ओके शुक्र है ये याद है आप लोगों को। तमाम मुल्कों में मेक लॉ, अमेंड लॉ, रिपील लॉ अलॉन्ग विद द अपर हाउस, लेकिन 2 मुल्कों में अलॉन्ग विद अपर हाउस नहीं लिखेंगे। कौन से 2 मुल्कों में अलॉन्ग विद अपर हाउस नहीं लिखेंगे? टर्की यूके नहीं जमशेद, टर्की एंड चाइना में। यस टर्की एंड चाइना में, यस TC, ये ज्यादा चला सब समझ। ओके अच्छा अब मेरा आपसे सवाल अगला, पाकिस्तान, यूके और इंडिया में इस मेकिंग लॉ के लिए, अमेंडमेंट ऑफ लॉ के लिए और रिपील ऑफ लॉ के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए? पाकिस्तान, यूके एंड इंडिया में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, बाकी तमाम मुल्कों में एब्सोल्यूट चाहिए जी, याद रखिएगा जुमला। इनमें क्यों सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? इन 3 मुल्कों में ऐसा क्या है? इन 3 मुल्कों में यस जमशेद एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसलिए
इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से यहां पे चाहिए। गुड, वेरी गुड। यूके, पाकिस्तान, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मिनिमम कितने वोटों से लॉ पास होता है पाकिस्तान में? मिनिमम कितने वोटों से? मुझे पता है, मीर हमजा, नहीं, पहले आप लिखना है आपने। 1 वोट चाहिए। गुड, आगे चलते हैं जी, आसान है। एग्जीक्यूटिव पावर्स। अच्छा, इन अच्छा है हमजा। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर्स इन यूके, Pakistan and India, the lower house controls executive. लोअर हाउस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है ये बात हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई जल्दी लिखते, चले मैं जुबानी बता देता हूं आपको। मैंने कहा था वैसे पढ़ के आइएगा। उसमें कहा था दे कैन क्वेश्चन देम, यानी दे कैन आस्क देम क्वेश्चंस, दे कैन क्रिटिसाइज देम, दे कैन इंक्वायर, यस जमशेद, दे कैन पास रेजोल्यूशन, जी रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं पास। और पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहां पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी। वो सारे पॉइंट यहां से डिटेल से लिखेंगे आप। इज इट क्लियर? जी अमीर हमजा, एग्जैक्टली ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, हाउ दे कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। और रिमाइंडर के तौर पर मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि पढ़ के आइएगा। ये सबको समझ आ रही है इसकी? पाकिस्तान, इंडिया और यूके में मारिए, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा पॉइंट, मारिए वो। ओके, लेट्स मूव जी। आते हैं यूएस के अंदर। इन यूएस द लोअर हाउस कैन ओनली डिबेट एग्जीक्यूटिव पॉलिसी। वो मेजर इंक्वायरी नहीं कर सकते, वो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज को डिबेट कर सकते हैं। इन फ्रांस द नेशनल लोअर हाउस, नेशनल असेंबली कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, लेकिन यहां पे कंट्रोल सिर्फ पीएम और कैबिनेट को कर सकते हैं। इन फ्रांस द लोअर हाउस कैन नॉट कंट्रोल द प्रेसिडेंट। मैक्रन साहब को कंट्रोल नहीं कर सकती उनकी नेशनल असेंबली, उनके पीएम को कर सकती है और कैबिनेट को। अब यहां पे कंट्रोल में, मेरे सवाल का जवाब जरा सोच के दीजिएगा, इस कंट्रोल में क्या लोअर हाउस इलेक्ट करता है पीएम को फ्रांस में? No, it does not. Can lower house remove the PM by vote of no confidence? Yes. Answer is yes, it can. Good. Agla point. In Turkey, the lower house can only debate the executive policies of the president. वो प्रेसिडेंट की पॉलिसी को सिर्फ डिबेट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, आगे चले जाएं जी। उसके ऊपर चाइना के अंदर चले जाएंगे तो इन चाइना दी लोअर हाउस जो है वो प्रेसिडेंट के तमाम डिसीजंस को वो कंट्रोल करता है। ऑल डिसीजंस टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द एनपीसी। एनपीसी की पावर है कि उसे अप्रूवल देते हैं। अगले पॉइंट पे जाते हैं, इम्पीचमेंट। अच्छा, इम्पीचमेंट का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन यूके देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट, वहां इम्पीचमेंट नहीं होती। अच्छा, वहां फिर क्या होता है? इन क्राउन कैन स्टे फॉर एज लॉन्ग एज, वो जब तक जिंदा है वो रहते हैं, तो उसको हटा नहीं जा सकता। बाकी तमाम मुल्कों में इम्पीचमेंट जो है वो करते हैं लोअर हाउस अलॉन्ग विद अपर हाउस बाय 2/3 मेजॉरिटी। लोअर हाउस से फिर अपर हाउस जाता है। अब और याद रखिएगा, तमाम मुल्कों में इंपीचमेंट स्टार्ट कहां से होती है? फ्रॉम द लोअर हाउस। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लोअर हाउस। दूसरी चीज जो मैंने नहीं बताई अभी तक, लोअर हाउस से इंपीचमेंट शुरू होती है और उसके लिए चाहिए होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, while 2/3 majority is needed only in the upper house. लोअर हाउस से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अपर हाउस से 2/3 मेजॉरिटी, ये याद रखिएगा प्लीज जी। साथ बिल्कुल ठीक करें, अपर हाउस एक्ट्स एज अ जुडिशरी, एज अ ज्यूरी, यानी लीगल उसमें काम करती है। लोअर हाउस सिर्फ इंक्वायरी करता है और एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग करती है अपर हाउस के अंदर। दैट्स ट्रू। अगले पे आते हैं, मिलिट्री पावर्स। लोअर हाउस डिक्लेयर्स वॉर अलॉन्ग विद द अपर हाउस।
तमाम मुल्कों में लिखा है जी, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो है वो लोअर हाउस करता है अपर हाउस के साथ मिलकर, और जो आखिरी दो स्टेट हैं वहां पे अपर हाउस होता नहीं है, तो खुद ही डिसाइड करते हैं। अब ये सवाल मरीम हफीजी ने पहले भी पूछा था जी, वो मैं उसको डिले करी जा रहा था, क्वेश्चन को यहां से रिलेट करता है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इज डन बाय द लेजिस्लेचर। अच्छा, अब ये प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। एक होती है वार की डिक्लेरेशन, एक होता है वार को कंडक्ट करना। वार लड़नी कैसे है, किधर लड़नी है, कौन से वेपन यूज करने हैं, ये सारे इख्तियारात होते हैं एग्जीक्यूटिव के। लेकिन वार की अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकती है। जुल्फकार, फिर टर्की और चाइना में जब आप लिखेंगे तो लफ्ज लोअर हाउस नहीं होगा ना, वहां पे एक ही हाउस होगा सर। प्लीज ये वार वाला पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट इज डन बाय द लेजिस्लेचर्स, लेकिन जो कंडक्ट ऑफ द वॉर है, कहां लड़नी है, कितने फौजी लेकर जाने हैं, ये सारी कंडक्ट ऑफ वॉर कहलाता है, ये करता है एग्जीक्यूटिव। अमेरिका में प्रेसिडेंट को ये पावर डेलीगेट की हुई है उनकी कांग्रेस ने। ये जो बच्चे अमेरिका के अंदर खासकर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास पावर है ये, लेकिन उसे कांग्रेस ने पावर डेलीगेट दी हुई है, और उस डेलीगेशन में कहा हुआ है कि 90 डेज तक वो वार कर सकता है। 90 डेज के बाद उसे कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। ये मैं अगर गलत नहीं हूं, आई एम सॉरी, बट शायद ये फैक्ट ऐसा ही है। ये जो डेलीगेटेड पावर है अमेरिका के अंदर, ये इसको वार पावर्स एक्ट कहते हैं। ऐसा ही है जी, अगर कोई लीगल एक्सपर्ट मुझे कमेंट कर सकें, इसको वार पावर्स एक्ट का लफ्ज देते हैं। इन यूएस, जमशेद आपको मुझे समझ नहीं आया, जरा दोबारा लिखिएगा। इन यूएस द प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन द पावर टू डिक्लेयर वॉर बाय द कांग्रेस फॉर 90 डेज ओनली। इसको वार पावर्स एक्ट कहते हैं, मेरा ख्याल है, बट वार पावर्स एक्ट वाली बात आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं उस पर श्योर नहीं हूं जी। नेक्स्ट पावर पे चलते हैं, फाइनेंशियल पावर्स। मैंने आपको बताया था जो लेजिस्लेचर होती है वो हमेशा पर्स ऑफ द नेशन कहलाती है, दे आर कॉल्ड पर्स ऑफ द नेशन। तो यहां पे हमने बात की, द लोअर हाउस हैज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस, इट इज कॉल्ड द पर्स ऑफ द नेशन। ऑल मनी बिल्स ओरिजिनेट इन द लोअर हाउस, मनी बिल्स पास बाय द लोअर हाउस कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द अपर हाउस। सेम चीजें लिखेंगे ये सारे, सॉरी मैंने कहा क्या कर दिया, ये सेम पावर्स लिखेंगे यूएस तक। उसके बाद वहां पे बाकियों में कंप्लीट कवर ऑफ फाइनेंसेस, अपर लोअर हाउस की बात है ही नहीं, तो वहां पे कंप्लीट कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, इट इज कॉल्ड पर्स ऑफ द नेशन। फाइनेंशियल पावर्स बड़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लोअर हाउस हमेशा बजट बनाता है, लोअर हाउस से शुरू होता है, बना भी वही होता है। बजट मेकिंग कौन करता है? एक सवाल आया, क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, हु मेक्स द बजट? एग्जेक्टिव, एग्जैक्टली सर। ड्राफ्ट वो तैयार करते हैं, लेकिन अप्रूवल जो है चाहिए होती है। यस किंजर, योर आंसर इज राइट। ओके, शहबाज अपनी बात याद रखिएगा, यू गॉट मेट्रो मोटर, अब लेनी है आपने, लाजमी लेनी है इससे, शहबाज से। आगे चलते हैं। लायर शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड्स। ओके, आगे चलते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स, लोअर हाउस हैज अ डिप्लोमेटिक पावर्स। जो लोअर हाउस है, इट कैन डिबेट एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अच्छा, डायरेक्ट डिप्लोमेटिक पावर लेजिस्लेचर की नहीं होती, अगर आपको याद हो ये बात मैंने बताई हुई है, दे डू नॉट हैव इट। डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव की, और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है लोअर हाउस, यूके में, पाकिस्तान में और इंडिया में। इन तीन मुल्कों के अंदर, ये जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेजिस्लेचर का डायरेक्ट रोल नहीं है डिप्लोमेटिक में। इवन टीटी की एजुकेशन भी नहीं चाहिए होती इन तीनों मुल्कों में। इट कैन ओनली डिबेट द फॉरेन पॉलिसी, इट कैन नॉट मेक द फॉरेन पॉलिसी, बट एग्जेक्टिव जो फॉरेन पॉलिसी बनाता है उसको कंट्रोल जो है वो
आपका लोअर हाउस कर रहा होता है। साथ वो स्टैंडिंग कमेटीज ऑन फॉरेन रिलेशंस, दे ओनली डिबेट, दे ओनली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। वो फॉरेन मिनिस्टर को बुला लेंगे स्टैंडिंग कमेटी वाले, भाई आपने डिसीजन क्यों लिया? तो these committees do not take decisions on foreign policy. They actually control those people who make the foreign policy. ठीक है, ये याद रखिए। तो डिबेट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, और जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट कोई डिटेल नहीं। अमेरिका में लोअर हाउस कैन ओनली डिबेट द फॉरेन पॉलिसी, उसका कंट्रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर, अपर हाउस का होता है वहां। अच्छा, इसी तरीके से टर्की के अंदर, फ्रांस के अंदर चले जाएंगे। इन फ्रांस द लोअर हाउस it ratifies the treaties along with the upper house. टर्की में भी it debates and ratifies the treaties। और अगर आप आखिरी पॉइंट पे चले जाएं, जी शहबाज, एग्जैक्टली, आप टर्की चाइना में चले जाएंगे, सेम है, डिबेट्स एंड रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज। रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज भी चाहिए होती है। वैसे मैंने यहां पे यूएस में नहीं लिखा हुआ जी, यूएस में भी डिबेट होती है, लेकिन रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटी के लिए भी लोअर हाउस के पास जाना पड़ता है उसको। तो यूएस में ये पॉइंट ऐड कर दें जो मैंने नहीं लिखा हुआ वहां पर। आखिरी दो पावर्स पे जाते हैं। आखिरी दो पावर्स क्या होती हैं? लास्ट टू पावर्स। ओके, जुडिशियल पावर्स, जुडिशरी से रिलेटेड क्या पावर्स हैं? यूके के अंदर लोअर हाउस की जुडिशरी से रिलेटेड पावर्स नहीं है जी। साथ पॉइंट ऐड करना है कि यूएस के अंदर जो लोअर हाउस है वो डिबेट करने के अलावा ट्रीटी की रेटिफिकेशन में भी उसका रोल होता है। ओके, जुडिशियल पावर्स। यूके में लोअर हाउस डज नॉट हैव जुडिशियल पावर्स, लेकिन पाकिस्तान में लोअर हाउस हैज अ रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। आप जो अगेन पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट है उसको हम एक दो लेक्चर्स के बाद डिटेल से पढ़ेंगे, बट 18th अमेंडमेंट को जब स्टडी करेंगे, कुछ लोगों को शायद ऑलरेडी आइडिया होगा, बट हम उसको पढ़ेंगे। रोल होता है, डिसीजन सारे वो नहीं करते। आरिफ लॉ लॉर्ड्स का रोल होता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, बट हम लोअर हाउस पढ़ रहे हैं। आरिफ अपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हम अभी लोअर हाउस को पढ़ रहे हैं। अच्छा, सो पाकिस्तान में जजेस का एक रोल है, सॉरी लोअर हाउस का एक रोल है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। उसके बाद आगे जाए अमेरिका के अंदर, इंडिया में कोई रोल नहीं है लोअर हाउस का जुडिशरी से रिलेटेड। यहां पे चले जाए यूएस में, ये क्या लिखा हुआ? ओके, अमेरिका में द इम्पीचमेंट ऑफ फेडरल जजेस इज डन बाय द लोअर हाउस अलॉन्ग विद अपर हाउस। अमेरिका में जजेस की इम्पीचमेंट हो जाती है जी, लोअर हाउस करता है अलॉन्ग विद अपर हाउस, और फेडरल जजेस, सुप्रीम कोर्ट भी है और बाकी जजेस भी हैं। फिर आगे जाते हैं चाइना के अंदर, सॉरी के अंदर, वहां मैंने अगर आपको याद हो कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के 9 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 1/3 मेंबर्स अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, प्लस 1/3 मेंबर्स अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ लोअर हाउस। फ्रांस के अंदर लोअर हाउस का नाम क्या है जी? व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर हाउस? नेशनल असेंबली। यस, 1/3 मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और 1/3 मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली। फ्रांस के अंदर 2 हाउस हैं, लोअर हाउस इज कॉल्ड नेशनल असेंबली, अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट। सो 1/3 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली, वहां पे हमारे यहाँ नेशनल असेंबली का स्पीकर कहलाता है, वहां नेशनल असेंबली का प्रेसिडेंट कहलाता है वहां। अच्छा, सो टोटल हो गया 6/9 हो गए अमीर हमजा, और रिमेनिंग 1/3 हो जाएंगे हमजा, वहां पे सेनेट का जो चेयरमैन है, वहां पे सेनेट का प्रेसिडेंट कहते हैं। रिमेनिंग 1/3 सारा उसी पे बता रहा हूं। रिमेनिंग 1/3 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द अपर हाउस, वो हम बाद में पढ़ेंगे जाके। ओके, आगे जाते हैं, आप जाएं टर्की के अंदर। अच्छा, टर्की के अंदर भी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। फ्रांस में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, टर्की में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उसके मेंबर्स होते हैं 15। उस 15 में से
उस 15 में से 3 मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। मैंने ऊपर नहीं लिखा था जी, टर्की के प्रेसिडेंट के एक फंक्शन में ऐड कर दें। इन टर्की द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की अपॉइंट्स 3 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सॉरी, उल्टा हो गया। वहां प्रेसिडेंट करता है जी 12 को। 12 out of 15 are appointed by the president, and 3 members of the constitutional court are appointed by GNA। आखिरी पॉइंट है, जुल्फिकार जी खत्म होने वाला है। GNA के 3 मेंबर्स अपॉइंट, GNA 3 जी, साइरा में हमें 4/5 बन जाएंगे। यस, यू आर राइट। सो 15 में से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और 3 को GNA करेगा। आसान लफ्ज में ये कहते हैं। आखिरी है चाइना। इन चाइना NPC elects the judges of the Supreme Court। NPC अगर ऑब्वियसली उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, अपॉइंट वही करता है, लेकिन उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। हमारे यहाँ तो चीफ जस्टिस कहते हैं, चाइना में उसको प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उस प्रेसिडेंट को NPC इलेक्ट करती है, बाकी जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम NPC एंड स्टैंडिंग कमेटी। आखिरी पावर है जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तमाम मुल्कों में 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूवल होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, सिवाय 2 मुल्कों के। एक मुल्क है यूके में कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। वहाँ के चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ सेम होते हैं, तो यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद अपर हाउस। तमाम मुल्कों में बाकियों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, अमेरिका के अंदर along with the 2/3 majority of the Congress plus 3/4 states approval is needed। 3/4 states की अप्रूवल की जरूरत होती है। ये प्रोसीजर अमेरिका में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वालों के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। बट आप इतना ध्यान में रख लें, 2/3 मेजॉरिटी फ्रॉम द कांग्रेस यानी लोअर हाउस प्लस अपर हाउस, एंड 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स अप्रूवल इज नीडेड। दिस इज ऑल अबाउट द लोअर हाउस ऑफ द कोर्स जी। कोई सवाल ना पूछेगा, कल पूछेगा। कल रख लिया उन्होंने, मुझे मैसेज कर दिया उन्होंने। सायरा नहीं, ओनली इफ यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट, फिर आपको जरूरत है, वैसे जरूरत नहीं है। 3/4 स्टेट्स, मरियम। 3/4 of the states। ओके जी, आई गेस बाय बाय। बाकी कोई सवाल अगर रह गए होंगे, सॉरी, अब टाइम ऊपर हो गया, और कल इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। हम इस मजीद अपर हाउस को डिस्कस करेंगे, और फिर इनसे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और डिस्कशन होगी, वो कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।